26 अप्रैल को यूएस ने 3 इंडियन कंपनीज को बैन कर दिया, उन पर सैंक्शंस लगा दिए इलीगल ट्रेड करने के आरोप में। और फिर हाल ही में मई महीने में ही इंडिया और ईरान 2003 से रुका हुआ चाबहार पोर्ट का डील साइन करने ही वाले थे कि यूएसए की तरफ से एक बार फिर से इंडियंस पर सैंक्शंस लगाने की धमकी आने लगती है। इस डील से इंडिया को बेसिकली बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा हो सकता है, लेकिन यूएसए इससे बिल्कुल नाराज है। बट इंडिया ने ऑन दी अदर हैंड यूएसए की बिल्कुल नहीं सुनी और 24 मई को यह एग्रीमेंट सक्सेसफुली हमने साइन कर दिया। लेकिन एक मिनट, ये तो वही यूएस है ना जिसके पिछले तीनों प्रेसिडेंट्स ने इंडिया को अपना सबसे बड़ा एलाय और ग्रेट फ्रेंड बताया था। I believe America can be India's best partner. America will always be faithful and loyal friend to the Indian people. That the relationship between the United States and India will be one of the defining relationships of the 21st century. So, आज आखिर वही यूएस अपने सबसे क्लोजेस्ट एलाय इंडिया पर इतने सारे सैंक्शंस क्यों लगा रहा है? हम इंडियंस ने ऐसा क्या कर दिया कि यूएस इंडिया से अपने रिलेशंस को खराब करके 120 बिलियन डॉलर्स के ट्रेड को खतरे में डाल रहा है? एंड व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया जिस तरह से इतने एग्रेसिव स्टेप्स ले रहा है, क्या ये फ्यूचर में बैकफायर तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल जैसे ईरान के साथ हुआ। याद है ना, एक टाइम था जब ईरान ने भी यूएस के वार्निंग्स को इग्नोर किया था और आज यूएस सैंक्शंस की वजह से ईरान की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। तो कहीं हमारी भी यही ओवर कॉन्फिडेंस वाली गलती हमारे देश को बर्बाद ना कर दे। लेकिन यार, अगर आप अभी ग्लोबल सिचुएशन देखोगे ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। अगर आप दूसरे कंट्रीज के भी पॉलिटिक्स पे थोड़ी सी नजर घुमाओगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया इकलौती कंट्री नहीं है जो यूएसए के बातों को नहीं मान रही है। आज के तारीख में जो देश यूएसए के लिटरली प्यादे हुआ करते थे, वो भी आज यूएसए को खुलेआम डिसओबे कर रहे हैं। जैसे फ्रांस का एग्जांपल ले लीजिए। साल 2018 में फ्रांस ने ये खुलेआम बोल दिया था कि यूएस हम तेरे एलाय है, तेरे गुलाम नहीं। इनफैक्ट रशिया यूक्रेन वॉर में तो उन्होंने ये तक बोल दिया कि रशिया अगर यूक्रेन पर न्यूक्लियर बॉम्ब से भी अटैक कर दे, फिर भी हम रशिया को कुछ नहीं करेंगे, जबकि फ्रांस तो एक नेटो मेंबर है। French President Emmanuel Macron has just said that his country will not strike Russia even if Moscow uses tactical nuclear weapons against Ukraine. यूएस का दूसरा एलाय यूके, वो तो चाइना की तरफ चलते जा रहा है। यूएस के ऑब्जेक्शन के बाद भी यूके ने चाइनीज कंपनी हुआवे को अपने यहां पर 5G टेक्नोलॉजी टेंडर दे दिया। इवन अमेरिकन प्रिजनर जूलियन असांज का केस ले लो, जिसे पिछले 6 सालों से यूएस मांग रहा है, यूके गवर्नमेंट उसे एक्स्ट्राडाइट करने से सीधा मना कर रही है। इजराइल की बात करते हैं, अमेरिका का सबसे क्लोजेस्ट एलाय हमेशा इजराइल रहा है, लेकिन अब वो भी यूएस की बात बिल्कुल नहीं मान रहा। हाल ही में यूएस ने इजराइल को धमकी दे दी थी कि अगर वो राफा पर अटैक करेगा तो फिर यूएस इजराइल को वेपन्स नहीं देगा। इस पर नेतान्याहू का काउंटर ये था कि कोई बात नहीं, हम नाखून से भी वॉर लड़ लेंगे, लेकिन हम यूएस की मदद नहीं लेंगे, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं। और फिर यूएस के अगेंस्ट जाकर भी एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने राफा पर अटैक कमिट किया। अब सिर्फ इजरायली नहीं, व्हेन स्पीकिंग अबाउट मिडिल ईस्ट, बल्कि यूएस का वन ऑफ द मोस्ट पुराना दोस्त सऊदी के क्राउन प्रिंस ने तो यूएस को इकोनॉमिकली हर्ट करने की धमकी दे दी है। और चाइना, वो तो इन सबसे कई कदम आगे चल रहा है। उसने तो डायरेक्टली साउथ चाइना सी में ही यूएस के नेवी शिप्स को कन्फ्रंट करना भी चालू कर दिया। सो अगर आप ग्लोबल डायनामिक्स देखोगे तो ओवरऑल कई देशों में यूएस के प्रति बहुत ही ज्यादा हेट पैदा हो रहा है। बट यू नो व्हाट, एक समय ऐसा था जब इन सारे देशों के लिए यूएस की बात पत्थर के लकीर के समान हुआ करती थी। जैसे इजराइल, यूके और सऊदी ने 1990 से आईएसआईएस और अल-कायदा को खत्म करने के लिए मिडिल ईस्ट में यूएस के कहने पर उनके साथ सारा सीक्रेट इंटेल शेयर किया था। ये कंट्रीज लिटरली उस रीजन में यूएस के आंख और कान हुआ करते थे। और सिमिलरली चाइना ने भी यूएस को अपने शिनजियांग प्रोविंस यानी कि अपने घर में ही एक इलेक्ट्रॉनिक लिसनिंग स्टेशन बना के दे दिया था, ताकि यूएस वहां से अपने दुश्मन रशिया पर नजर रख सके। और यूएस ने भी इन देशों की खूब मदद की थी उस दौरान। कई देशों को तो यूएस ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एड्स देकर उनकी इकोनॉमी को बचाया था, खड़ा किया था और ग्रो किया था। तो आज आखिर ऐसा क्या ग्लोबल शिफ्ट हो गया कि यूएस के ये सारे पुराने पक्के दोस्त आज यूएस के ही अगेंस्ट हो रहे हैं? वेल, यू नो व्हाट फ्रेंड्स, जब भी आप एक पावर पोजीशन में आ जाते हो ना, तो आपको नीचे लाने वाले दूसरे लोग नहीं बल्कि आप खुद होते हो। और यूएस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस पूरे डायनामिक शिफ्ट के पीछे कहीं ना कहीं यूएस का ही सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि इन सारे देशों ने अमेरिका के बारे में एक बात बहुत अच्छे से जान ली है कि इतने समय से अमेरिका एक नकाब ओढ़ के बैठा था। वो एक हाथ से इन देशों को पैसे तो दे रहा था, लेकिन दूसरे हाथ से उसी पैसों से उन देशों की कब्र खोद रहा था।
बिलीव करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, राइट? वेल डोंट वरी, काफी सारे एग्जांपल्स और केस स्टडीज के प्रूफ्स के साथ आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे यूएस दुनिया के सामने पीस और ह्यूमैनिटी का एक मसीहा बनता है, जबकि इनके दूसरे देशों में पीसफुल कारनामे तो ऐसे हैं कि उनके फोटोज को भी अगर आप गूगल में सर्च करो तो गूगल तक उसे ब्लर करके दिखाता है। रुको, डिटेल में समझाता हूं। यूएस अपनी ग्लोबल इमेज को ना बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन करके रखता है। क्या आप बता सकते हो कि दुनिया भर में प्रेजेंटली यूएस कितने वॉर्स लड़ रहा है? वेल, यूएस के हिसाब से इसका आंसर है 0। इसका मतलब बेसिकली ये है कि एट प्रेजेंट यूएस मिलिट्री पर्सनल्स ऑफिशियली किसी भी वॉर या किसी भी कॉम्बैट में इन्वॉल्व ही नहीं है। बेसिकली यूएस के पार्लियामेंट के ही हिसाब से उन्होंने लास्ट वॉर साल 1942 में ही लड़ा था एज एन एलाय ऑफ एक्सिस पावर, और तब से लेकर आज तक यानी कि ऑलमोस्ट 80 सालों से यूएस ने कोई भी वॉर नहीं लड़ा है। वंस अगेन ऐसा उनका कहना है। सो दिस वुड मीन कि यूएस आज दुनिया के सबसे पीसफुल कंट्रीज में से एक है, राइट? लेकिन अब सवाल यहां पर यह आता है कि जब यूएस वॉर ही नहीं लड़ता तो हर साल यूएस $800 बिलियन से भी ज्यादा का मिलिट्री एक्सपेंस क्यों कर रहा है? ये इतने सारे पैसे क्लोज टू $1 ट्रिलियन आखिर जा कहां रहे हैं? वेल, इस मामले में यूएस का कहना यह है कि क्योंकि यूएस एक सुपर पावर है और उसके ऊपर दुनिया को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो इसीलिए अगर आप देखोगे तो यूएस को अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, पाकिस्तान, सोमालिया, सीरिया और येमेन जैसे देशों में ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन करना पड़ता है। और ये तो कुछ ही देश के नाम है, आज भी दुनिया में 51 से भी ज्यादा ऐसे कंट्रीज हैं जिनके साथ यूएस का डायरेक्टली पैक्ट या डील साइंड है उनको प्रोटेक्ट करने का। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सुपर पावर, यू नो। और इसीलिए ही यूएसए अपने हिसाब से कंट्रीज पर सैंक्शंस भी लगाता है। 26 अप्रैल को यूएस ने इन 3 इंडियन कंपनीज के ऊपर यह कहते हुए सैंक्शंस लगा दिया था कि इन इंडियन कंपनीज ने कुछ ईरानियन ड्रोन्स को इलीगली रशिया एक्सपोर्ट किया। सो जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, आपको पता होगा पिछले ही महीने ईरान ने इजराइल पर 300 से भी ज्यादा सरप्राइजिंग मिसाइल अटैक्स लॉन्च किए थे, जिसके बाद से यूएस ने यह बोला कि हम वो किसी भी कंट्री को नहीं छोड़ेंगे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन करने वाले ईरान जैसे कंट्री के साथ रिलेशन रखे, और उसने हमारे इन 3 इंडियन कंपनीज को ग्लोबली बैन कर दिया ताकि कोई भी देश अब से उनके साथ ट्रेड ना कर पाए। और वो अलग बात है कि बाद में मालूम पड़ा कि ये कंपनीज एक तरह से कुरियर सर्विसेज चलाती थी, यानी कि जैसे अगर आपके घर पे जोमैटो से कोई डिलीवरी बॉय ऑर्डर डिलीवर करता है तो वो थोड़ी ना ये देखता है कि पार्सल के अंदर पिज्जा है या बॉम्ब। सो प्रॉब्लम को रूट से समझे बिना यूएस ने तो इन्हें सीधा बैन कर दिया। लेकिन आज का इंडिया चुप बैठने वालों में से नहीं है। इंडिया ने इन सैंक्शंस पर चुप बैठना तो छोड़ो, उल्टा इंडिया अब खुद यूएस कंपनीज को अपने टर्म्स डिक्टेट करने लग गया। और यूएस कंपनीज फिर भी इंडिया के साथ रिलेशंस नहीं तोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन स्टार्टअप इंडस्ट्री आज सबसे ज्यादा बूम कर रही है। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है जो अब भी हमारे ग्रोथ को लिमिट कर रहा है, और वो है ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप्स आज फेल हो जाते हैं। लेकिन डोंट वरी, इसका एक सोल्यूशन है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बस 5 मिनट में बिल्कुल फ्री में एक ऑनलाइन पिज्जा स्टोर बना के बताया था विद फ्री कस्टम डोमेन फॉर 1 ईयर। लेकिन एक और एक काम होता है जो हर बिजनेसमैन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एक रेपिटेटिव स्टेप होता है। कोई भी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को अपने क्लाइंट से क्रिएट, सेंड, अप्रूव और साइन करवा के लेना। मार्केट में इसके लिए काफी सारे पेड एप्स अवेलेबल है, लेकिन अभी आप इसे भी एब्सोल्युटली फ्री में सिर्फ 2 मिनट में उडू से करवा सकते हो। याद है ना उडू? आपके बिजनेसेस को फुल्ली मैनेज करने के लिए, चाहे इनवॉइसेस इशू करने हो, कस्टमर रिलेशंस मैनेज करना हो, एम्प्लॉइज को मैनेज करना हो, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एक जगह पर एनालाइज करना हो, इन्वेंट्री को डिजिटलाइज करना हो वगैरह, सब कुछ आसानी से उडू में हो जाता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का जमाना है, तो चलो उडू के साइन ऐप से मेरे उसी पिज्जा स्टोर के लिए एक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। आपको सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्ट का पीडीएफ उडू के साइन ऐप पर अपलोड करना है। फिर यहां ये फील्ड्स है लेफ्ट साइड पे, जैसे कि नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, सिग्नेचर और डेट एटसेट्रा। इन ऑप्शंस को आप सिलेक्ट करके अपने कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ ड्रैग ड्रॉप करके एडजस्ट कर सकते हो। आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि कौन कौन से डिटेल्स भरेगा, आप भरोगे या फिर कोई और, जैसे कि आपका क्लाइंट या एजेंट, और कौन से बॉक्सेस कंपलसरी है टू फिल। ऑल्सो किस ऑर्डर में कौन सिग्नेचर करेगा ये भी आप डिसाइड करके डायरेक्टली इसे अपने क्लाइंट को मेल कर सकते हो। फिर जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट फाइनली फिल करेंगे, इसे साइन करने के लिए आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। ऑटोमेटिक सिग्नेचर आप कर सकते हो, या फिर खुद साइन ड्रॉ कर सकते हो, या फिर साइन की एक फोटो भी अपलोड कर सकते हो। उडू साइन सबसे सिक्योर्ड वे है कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करने का। हम यहां पर एसएमएस वेरिफिकेशन भी एनेबल कर सकते हैं। अब समझो क्लाइंट साइन करना भूल जाता है, तो अगर आपने रिमाइंडर सेट कर रखे हैं यहां पर, तो उडू ही आपके क्लाइंट को मेल करके
ऑटोमेटेड रिमाइंडर्स भी दे देता है ताकि वो रिपीटेटिव काम आपको परेशान ना करे। और ऑफ कोर्स उडू के डैशबोर्ड पर आपको सारे डॉक्यूमेंट का स्टेटस भी दिख जाएगा कि कितने साइन हुए हैं और कितने नहीं, कितने एक्सपायर हो गए एटसेट्रा। सो अगर आपको समझो 5 से 6 साल पुराना कोई कॉन्ट्रैक्ट रिविजिट करना है तो सब कुछ उडू में ही डिजिटली हो जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप अपने डील्स एक्चुअल में कहीं भी क्लोज कर सकते हो क्योंकि उडू ने आपके लिए सब कुछ डिजिटलाइज कर दिया है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट, उडू का फर्स्ट ऐप हमेशा के लिए फ्री है और उसके साथ आपको फ्री अनलिमिटेड कस्टमर सपोर्ट और होस्टिंग भी मिलती है। इनके प्रीमियम प्लान्स भी काफी अफोर्डेबल है, जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम ₹580। और उडू की फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी है कि आप अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आगे भी कभी भी अपने प्लान में एप्स को ऐड कर सकते हो। और इसकी सबसे खास बात यह है कि उडू में ये सारे एप्स एक ही जगह पर ब्यूटीफुली इंटीग्रेटेड है। 12 मिलियन यूजर्स उडू के थ्रू अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। तो अगर आप भी बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर अपने बिजनेस के हर एक एस्पेक्ट को सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली चेक आउट उडू, स्पेशली देयर साइन ऐप फॉर साइनिंग डॉक्यूमेंट्स इन जस्ट 1 क्लिक। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब वापस से लौट आते हैं हमारे वीडियो पर। सो यूएस ग्लोबली क्या इमेज मेंटेन करके रख रहा है ये तो आप जान गए। अब जानते हैं उनकी एक्चुअल रियलिटी के बारे में। सो पिछले ही साल कार्लेटन यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा में एक रिसर्च कंडक्ट हुआ जिसमें यह पता चला कि यूएस दुनिया भर में शांति लाने के लिए ऑन एन एवरेज हर दिन 46 बॉम्ब्स और मिसाइल्स ब्लास्ट करवाता है। आई रिपीट, एवरी डे। इवन 2016 में भी जब फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बैराक ओबामा का टर्म खत्म हुआ था तब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के हिसाब से सिर्फ 8 साल में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने दुनिया भर में 26,000 से भी ज्यादा बॉम्ब्स गिराए थे। और सबसे बड़ी आयरनी तो यह है कि यह सब करने के बाद भी ओबामा को 2009 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। अब सवाल यह आ रहा है कि यूएस की ये इतनी बड़ी आयरनी क्या कोई दूसरे देश पकड़ नहीं पा रहे क्या? ये सारे देश यूएस को अपने पॉलिटिकल अफेयर्स में एंटर ही क्यों करने देते हैं? एंड वेल, दैट इज बिकॉज़ यूएस बहुत ही स्मार्ट साइकोलॉजिकल गेम्स खेलता है। आप अगर इनके एक्शंस को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे ना तो अमेरिका जहां पर भी अपने फोर्सेस को उतारता है वहां बड़े ही स्मार्टली उसे ग्रेट पीआर से वॉर नहीं बताता बल्कि एक ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन या पुलिस एक्शन का नाम दे देता है। और जब उनके ऐसे ऑपरेशंस में आम जनता मारी जाती है तो वोकैबुलरी यहां पर देखो, कोलैटरल डैमेज का नाम दे देता है। इनफैक्ट ये व्हाइट वॉशिंग टर्म तो यूएस ने ही खुद वियतनाम वॉर के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया था अपने पीआर के लिए। इवन साल 1949 में यूएस ने बड़े ही स्मार्टली अपने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का नाम चेंज करके डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रख दिया था। अब ये भी एक वेल प्लान्ड साइकोलॉजिकल मूव था ताकि दुनिया में कभी भी यूएस को एज एन एग्रेसर ना देखा जाए। और इनके ये सारे हथकंडे खाली गवर्नमेंट तक ही सीमित नहीं है, इनकी मीडिया भी ग्लोबली सेम नैरेटिव को ही पुश करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस वीडियो में देखो तो सीरिया में बशर अल असद की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए जब यूएस आर्म सिविलियंस पर मिसाइल अटैक्स कर रहा था तब एक अमेरिकन एंकर लोगों की जान लेने वाले लॉन्च को देखकर यूएस की तारीफ करते हुए ब्यूटी ऑफ आवर वेपन्स बोल रहा है। Guided by the beauty of our weapons, and they are beautiful pictures. Insinuating कि यूएस के ब्यूटीफुल वेपन्स have finally come to Syria's rescue. I can't describe because what we have seen the last 2 days is indescribable. जबकि यूएस के इस ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की असलियत अगर आप जान जाओगे ना तो आई कैन गारंटी यू इसके बाद से यूएस के प्रति आपका नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। चलो इसके पीछे की इंटरेस्टिंग स्टोरी को थोड़ा सा समझते हैं एज अ केस स्टडी। सो बेसिकली 1990 से ही यूएस अपने वॉर को दुनिया में 2 रीजंस बता के मार्केट करते आए। नंबर 1 वो दुनिया में पीस के लिए लड़ रहा है और नंबर 2 कम्युनिज्म को काउंटर करने के लिए लड़ रहा है बिकॉज कम्युनिज्म एक बहुत ही हानिकारक आइडियोलॉजी है। बट इसके पीछे की असल वजह है यूएस का द इनफेमस गेम ऑफ थ्रोन्स, यानी कि पावर और डोमिनेंस में रहने के कमिटेड इंटेंशंस, जिसके लिए यूएस के 3 फंडामेंटल स्ट्रैटेजीज हैं। फर्स्ट स्ट्रैटेजी, अगर आप इस वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखोगे ना तो आपको यूएस का माइंडसेट क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यूएस कहीं पर भी अचानक से मुंह उठा के ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए नहीं पहुंच जाता है। उसके हर मूव के पीछे एक हिडन इंटरेस्ट छुपा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1900s में जब दुनिया एक नए सदी में एंटर कर रही थी उस टाइम वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूएस और यूके में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को चलाने के लिए 2 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, फ्यूल और रॉ मटेरियल। अब उस वक्त उन्हें रॉ मटेरियल तो उनके दुनिया भर के कॉलोनीज से मिल जा रहा था, लेकिन रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने वाले इंडस्ट्रीज का बैकबोन था ऑयल, तेल, जो उनके मोस्ट ऑफ द कॉलोनीज के पास नहीं था। लेकिन इसी दौरान
1908 में ईरान मिडिल ईस्ट का वो पहला देश बना जिसके यहां पर तेल की डिस्कवरी हुई भारी मात्रा में। एंड माइंड यू, उस वक्त सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक जैसे देशों में तो तेल अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुआ था। इसका रिजल्ट, ईरान इकलौता दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया था, लेकिन सिर्फ नाम का, क्योंकि ईरानियंस ऑयल फील्ड से ऑयल तो निकाल रहे थे, बट ये इसी तेल को ब्रिटिशर्स को एकदम कौड़ियों के दाम में बेच रहे थे। इसका प्रॉफिट सारा ब्रिटिशर्स अर्न कर रहे थे। ईरान का प्रॉफिट शेयर सिर्फ और सिर्फ 14% हुआ करता था, बाकी का 86% प्रॉफिट ब्रिटिशर्स लेकर जाते थे। यानी कि न तेल उनका था, न देश उनका था, लेकिन 86% प्रॉफिट उनका। बेसिकली सेम जैसे वो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू सब कुछ लूट रहे थे, वैसे ही वो एंग्लो ईरानियन कंपनीज के थ्रू ईरान को लूट रहे थे। लेकिन फिर 15 मार्च 1951 को ईरान में एक नए प्राइम मिनिस्टर पावर में आते हैं, मोहम्मद मोसाद्देक। पीएम बनते ही उन्होंने ईरान के सारे ऑयल फील्ड्स को नेशनलाइज करके ब्रिटिशर्स को ईरान से बाहर ढकेल दिया, जिस वजह से ईरान को ऑयल का पूरा कंट्रोल मिल गया और ईरान दुनिया में एक पावरफुल नेशन के तौर पर उभरने लग गया। ईरान वो पहला देश बन सकता था जो मिडिल ईस्ट से उभर कर आया हुआ एक सुपर पावर होता। लेकिन फिर यही न्यूली डिस्कवर्ड वेल्थ ने अमेरिका का भी अटेंशन ईरान की ओर अट्रैक्ट किया। और फिर इसके बाद क्या था, अमेरिका ने बिल्कुल वही किया जो वो हमेशा से करते आया है, इंटरवेंशन। बट इस बार ये कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं था। बड़े ही स्मार्टली अमेरिकन CIA और यूके की MI6 ने मिलकर ईरान में एंटी मोसाडेक प्रोपोगेंडा चलाया। मोसाडेक को पब्लिकली ऐसे पोर्ट्रे किया जाने लग गया कि ईरानियन किंग मोहम्मद रजा पहलावी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इस प्रोपोगेंडा से सिर्फ 2 सालों के अंदर ही मोसाडेक का कू करवा के ईरान में अमेरिकन और ब्रिटेन के पपेट मोहम्मद रजा पहलावी को इंस्टॉल कर दिया गया। और फिर बिल्कुल वही हुआ जो अमेरिका और ब्रिटेन चाहते थे। उसके पावर में आते ही अमेरिकन और ब्रिटिश ऑयल कंपनीज जिसके एक्सॉन, गल्फ ऑयल, मोबिल और स्टैंडर्ड ऑयल ईरान में आके ऑयल एक्सट्रैक्शन से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने लग गए। और यही है एग्जैक्टली अमेरिका की फर्स्ट फंडामेंटल स्ट्रैटेजी। पहले एक स्टेबल कंट्री में अनसूटेबल कैंडिडेट को पावर से उठाकर फेंको और वहां अपने एक पपेट को इंस्टॉल करो, जहां से आपके हिसाब से लीनियंट लॉज और पॉलिसीज वो बनवाए ताकि आप उनके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट एंजॉय करो। लेकिन अमेरिका इसके बाद भी ईरान में नहीं रुका, बल्कि उसने अपने सेकेंड स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ईरान को और ज्यादा लूटने के लिए। बेसिकली इसके बाद यूएस ने एक कदम और आगे बढ़कर अपने पपेट पहलावी के मन में भी इनसिक्योरिटीज पैदा करना शुरू कर दिया कि जनता उसका भी तख्ता पलट रातों रात कर सकती है, सो उसके पास एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होने की जरूरत है। अब जब यूएस अगर आपको बोल रहा है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री की जरूरत है, तो समझ जाओ कि वो क्या बेचना चाहता है आपको। एज अ रिजल्ट यूएस ने उसे $13 बिलियन के वेपन्स बेच दिए। एंड यू वोंट बिलीव, इसके बाद सिर्फ 25 सालों में अमेरिका ने ईरान से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए थ्रू ऑयल एंड वेपन सेल। बट अमेरिका के सोने के अंडे देने वाली मुर्गी 11 फरवरी 1979 को हाथ से निकल गई, जब पहलावी के खिलाफ ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ और वहां एक इस्लामिक लीडर आयतुल्लाह खोमेनी पावर में आ गए। क्योंकि पावर में आते ही उन्होंने भी ईरान के सारे ऑयल फील्ड्स को नेशनलाइज कर दिया और इसीलिए आज तक अमेरिका आयतुल्लाह खोमेनी को बुरी तरीके से हेट करता है। सो सेकंड स्ट्रैटेजी बेसिकली है टू फंड एंड वेपनाइज द ऑपोजिशन। अब खोमेनी ईरानियन रेवोल्यूशन के थ्रू पावर में आए थे और ईरान में उनकी पॉपुलैरिटी और अथॉरिटेरियन रूल होने की वजह से ईरान में कोई भी ऑपोजिशन खड़ा कर पाना नामुमकिन था। और इसीलिए यूएस ने मिडिल ईस्ट रीजन में अपने विजन को थोड़ा सा जूम आउट किया और ईरान के जस्ट बाजू में उनको एक पोटेंशियल कंट्री विद अ पोटेंशियल कैंडिडेट भी मिल गया, सद्दाम हुसैन, द लीडर ऑफ इराक। अब ये वही दौर था जब दुनिया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रही थी और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज जैसे सऊदी, यूएई और इराक में एक के बाद एक ऑयल डिस्कवरीज हो रही थी और नतीजन नॉट सो कोइंसिडेंटली यूएस के इन्हीं देशों के साथ नजदीकियां भी बढ़ रही थी। According to American professor and foreign policy expert Noam Chomsky, 1982 एक काफी इंपॉर्टेंट ईयर था क्योंकि इसी दौरान अमेरिका ने बड़े ही स्ट्रेटेजिकली रोनाल्ड रीगन के लीडरशिप में इराक को स्टेट सपोर्टिंग टेररिज्म के लिस्ट से निकलवाया और एड्स देना शुरू कर दिया। सो इराक की अभी जरूरत थी, सो उस पर फेवर करना शुरू। इवन इस दौर में ही बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स तक मिलिट्री एड के नाम पर इराक को सप्लाई किए गए। 1982 happens to be an important year in U.S.-Iraqi relations, which Ronald Reagan dropped Iraq from the list of states supporting terrorism
सो इस दाव से अमेरिका के दो मोटिव्स एब्सोल्युटली क्लियर हो जाते हैं। पहला, ईरान को काउंटर करने के लिए इराक में सद्दाम जैसे लीडर को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा था अमेरिका। और सेकंड, उस टाइम पर इराक इकलौता मिडिल ईस्टर्न देश था जिसका ऑयल प्रोडक्शन कॉस्ट सबसे कम था। एज अ रिजल्ट इससे प्रॉफिट ज्यादा मिलता था, जिसकी वजह से इराक में काफी रैम्पेंट तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चालू था। बट ऑफ कोर्स ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि इससे मिडिल ईस्टर्न रीजन में एक और एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाता था इराक। अब ऐसे में यूएस ने एक तीर से दो निशाना लगाए। पहले तो वो ईरान को काउंटर करने के लिए सद्दाम जैसे परफेक्ट कैंडिडेट को यूज करता रहा। दूसरा, उसने मिडिल ईस्ट में इराक सुपर पावर ना बने, इसीलिए उसको ईरान के साथ सालों तक वॉर में फंसाए रखा। और अमेरिका की ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल सक्सेसफुल भी रही। 9 सालों तक दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ एक्सटेंसिवली वॉर लड़ा। डेवलपमेंट तो छोड़ो, 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अकेले 2.5 लाख लोगों को मारने का इल्जाम सद्दाम पर आया और दोनों भी कंट्रीज का $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। ईरान इराक में लोग और भी ज्यादा गरीब होते चले गए, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका वो दोनों देशों को अपनी टेक्नोलॉजी, आर्म्स, एम्युनिशन कंटिन्यूअसली सेल करते रहा, अपने जियोपॉलिटिकल पोजीशन को स्ट्रांग बनाते रहा और उसका प्रॉफिट मीटर हमेशा बढ़ते रहा। अब बात करते हैं अमेरिका के थर्ड फंडामेंटल स्ट्रेटेजी के बारे में। सो 30 दिसंबर 2006 को अमेरिका ने अपने ब्लू आइड बॉय सद्दाम को जान से मार दिया। रीजन, बेसिकली सद्दाम ने इराक और कुवैत के ऑयल फील्ड्स पर अपना पकड़ बढ़ाना शुरू कर दिया था। अब क्योंकि इन दोनों भी कंट्रीज के ऑयल फील्ड्स में यूएस इन्वॉल्व था और यूएस मिडिल ईस्ट में घुसा ही था तेल के लिए, सो सद्दाम का उनमें इन्वॉल्वमेंट मतलब डायरेक्टली यूएस के इंटरेस्ट को चैलेंज करना। और दूसरी तरफ वो गल्फ कंट्रीज को यूएस डॉलर की जगह पर यूरोज इस्तेमाल करने को भी कहने लग गया था, विच अगेन चैलेंज्ड यूएस हेजीमनी ऑफ डॉलर। और इसीलिए यूएस ने सद्दाम के ऊपर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होने के, यानी कि डेंजरस केमिकल बॉम्ब्स होने के झूठे आरोप लगाना शुरू कर दिया। Saddam Hussein has gone to elaborate lengths, spent enormous sums, taken great risks to build and keep weapons of mass destruction. Saddam Hussein is determined to get his hands on a nuclear bomb. Nuclear weapon. Nuclear weapon. Nuclear weapon. Active chemical munitions bunkers, mobile production facilities. We know he's got chemical weapons. वही आरोप उन वेपन्स के जो एक टाइम पे तो यूएस खुद सद्दाम को सप्लाई कर रहा था, और फिर रीजन देकर सद्दाम को एग्जीक्यूट करवा दिया और उसी कंट्री में फिर एक पपेट गवर्नमेंट प्लांट करवा दिया। अब उसी के कुछ सालों बाद ही यूएस का दोगलापन सामने आता है। खुद सीआईए के ही हिसाब से आज तक इराक में वो केमिकल बॉम्ब्स यानी सो कॉल्ड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कभी मिले ही नहीं। Of weapons of mass destruction. We have not found yet, and I'm sure you know this, otherwise you would know it earlier. We have not found at this point actual weapons. उल्टा यूएस के इराक को एक पपेट स्टेट बनाने के चक्कर में इराक का हाल कुछ आज ऐसा हो गया। अगर आपको याद होगा तो सद्दाम हुसैन के ही पावर वैक्यूम को फिल करने के लिए बाद में आईएसआईएस भी बना, जो कि पूरे दुनिया का सबसे डेंजरस टेररिस्ट संगठन था। और इसीलिए ऐसा कहते हैं कि आईएसआईएस के बनने में यूएस का सबसे बड़ा हाथ है। They have a bunch of dishonest people. They've created ISIS. Hillary Clinton created ISIS with Obama. Created with Obama. और यही एग्जैक्टली है यूएस की थर्ड फंडामेंटल स्ट्रैटेजी, ब्रिंग इंस्टेबिलिटी बाय क्रिएटिंग वल्नरेबिलिटीज। इसी स्ट्रैटेजी को यूज करके अमेरिका ने उस रीजन में आईएसआईएस और अलकायदा दोनों खड़ा किया। नतीजन पूरे मिडिल ईस्ट में अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के चक्कर में इंस्टेबिलिटी फैला दी, टेररिज्म फैला दिया, जो आज भी सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि ग्लोबली एक मेजर थ्रेट बन चुका है। अब इसी क्रिएटिंग इंस्टेबिलिटी थ्रू वल्नरेबिलिटी वाले स्ट्रैटेजी से यूएस ने तो अपने घर तक को नहीं छोड़ा। यू वोंट बिलीव, सिर्फ लैटिन अमेरिकन रीजन्स में ही सीआईए ने 1950 के बाद से 12 देशों में 34 कू अटेम्प्ट्स करवाए हैं। Like in Latin America, after the 1950s, it was basically a CIA playground. They carried out 34 coup attempts in 12 countries. 34. आज आए दिन हम सुनते आ रहे हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड, स्क्वाड, ऑकस जैसे ग्रुप्स बन रहे हैं ताकि जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ ईस्टर्न कंट्रीज को चाइना के एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी से बचाया जाए। और कई बार तो यूएस प्रेसिडेंट खुद फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं। The vital Indo-Pacific region remains free, open, prosperous and secure. I'm here to advance peace, to promote security, and to work with you to achieve a truly free and open Indo-Pacific. बट ये सब तो सिर्फ दिखाने वाली बात है ना, क्योंकि यूएसए आज ये जानता है कि दुनिया का 80% ट्रेड
सिर्फ इस एक स्ट्रेट ऑफ मेलाका से पास होता है। सो आज पूरे दुनिया का सेंटर ऑफ पावर, रिसोर्स और इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट नहीं है, बल्कि इंडो पैसिफिक है। और अगर चाइना वहां पर इन्फ्लुएंशियल हो गया तो ये अमेरिका के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिकल इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सो क्वाइट एविडेंटली यूएस की हमेशा से यही स्ट्रैटेजी रही है कि वो अपने इंटरेस्ट को दूसरे देशों की भलाई करने का नाम देता है, हमेशा अपने मूव्स को मॉरल पुलिसिंग और डेमोक्रेसी के नाम से मार्केट करता है। जैसे अगर आप मिडिल ईस्ट के इस मैप को देखोगे, ये सारे मिलिट्री बेसिस यूएस ने ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के नाम पर बनाए। अगर आप इसको और जूम आउट करोगे ना, तो आज दुनिया का शायद ही ऐसा कोई कोना होगा जहां तक यूएस की रीच ना हो। एंड दिस इज फ्रैंकली स्पीकिंग वेरी कंसर्निंग। लेकिन यूएस ने तो मानवता को बचाने के नाम पर दुनिया की इतनी भलाई की है। इराक में 90 लाख लोग, सीरिया में 70 लाख, अफगानिस्तान में 50 लाख और पूरी दुनिया में 3.7 करोड़ मासूम लोग आज बेघर हो गए हैं। फिर ऐसे भी ह्यूमैनिटी के किस्से सामने आए कि सद्दाम के मरने के बाद यूएस ने इराकी प्रिजनर्स को किस हालत में रखा था। जब द इनफेमस अबू ग्रैब प्रिजन के फोटोज लीक हुए थे तो पूरी दुनिया शॉक हो गई थी। अब इस पे तो एक अलग से पूरा वीडियो ही बन सकता है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको कुछ क्लीन इमेजेस दिखा देता हूं, कुछ वेज इमेजेस। अगर आप सिंपल अबू ग्रैब प्रिजन टाइप भी करोगे तो गूगल पर आपको ऐसे पिक्चर्स मिलेंगे जिसको गूगल ने भी ब्लर करके रखा है, और उसकी स्टोरी भी आप समझ सकते हो कि मामला क्या था अबू ग्रैब प्रिजन के पीछे। एंड गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि आज दूसरे कंट्रीज, दूसरे सुपर पावर्स जैसे कि इंडिया, ये जान रहे हैं कि अमेरिका कोई पीस और ह्यूमैनिटी का मसीहा नहीं है। वो उसका बस एक पॉजिटिव पीआर है जो दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है। बट अंडरनीथ दैट उसके भी इंटेंशंस हर हाल में अपने पावर, अपने थ्रोन को रिटेन करना ही है, और जितना हो सके दूसरे कंट्री से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके अपने जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग को स्ट्रांग बनाना। यही स्ट्रैटेजी आज दूसरे कंट्रीज भी समझ रहे हैं, और इसीलिए वो यूएस का साथ देने के जगह पे वो खुद को एक सुपर पावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए वो यूएस के हाँ में हामी नहीं भर रहे, बल्कि वो खुलेआम यूएस को डिसोबे कर रहे हैं। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, राइट? एक टाइम था जब इंपीरियलिज्म हुआ करता था, जब कंट्रीज रातों रात दूसरे कंट्री पे धावा बोलकर उनके एरिया में घुस के उनकी टेरिटरी को लूटती थी, रिसोर्सेज को लूटती थी, और एक पॉइंट के बाद वर्ल्ड वॉर्स के बाद ये काइंड ऑफ बैन हो गया। इसे सारे कंट्रीज ने मिलकर पब्लिकली कंडेम किया और कहा कि ऐसी प्रैक्टिस आगे से नहीं होगी। बट आज के दौर में भी अगर आप देखोगे तो जो सुपर पावर कंट्रीज है वो इंपीरियलिज्म नहीं दिखा रहे, तो और क्या है ये? बस पहले ये खुलेआम होता था और अभी एक पॉजिटिव पीआर के साथ होता है। Which truly makes me feel अगर कोई देश सुपर पावर हो तो कभी भी उसे अपनी एम्बिशन की आड़ में अंधा नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी दृष्टि, अपने एथिक्स और अपने वैल्यूज को बनाना चाहिए। अपने से कमजोर कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करने के जगह पे उन्हें सपोर्ट भी तो किया जा सकता है ना। आई नो दिस इज मच इजियर सेड देन डन, बिकॉज ग्लोबल डायनामिक्स में बहुत गंदगी है, बट I think we should have a vision for a better world, और तब तक ग्लोबल डायनामिक्स नेचुरली चेंज होते रहेंगे। दिस इज जस्ट एवोल्यूशन गोइंग ऑन ऑल अराउंड। एक स्टेबल स्ट्रक्चर की खोज में ग्लोबल डायनामिक्स चेंज होते रहेंगे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर्स क्रिएट होते रहेंगे, एंड आफ्टर अ पॉइंट इफ वी हैव द राइट विजन, एक ऐसी दुनिया जरूर बनेगी जहां पर ऑल्ट्रुइज्म को ज्यादा वेटेज दिया जाएगा ओवर सेल्फिशनेस। आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर सुपर पावर्स ने इंडिया के ही वासुदेव कुटुंबकम वाले सिद्धांत को अपना लिया तो आधे से आधे प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। एक फिलोसोफर थे, इटालियन फिलोसोफर कॉल्ड निकोलो मैशियावेली। आपने अगर उनके बारे में पढ़ा होगा तो आपको तो उनकी एक फिलॉसफी थी ये कहते हुए कि अगर आपको पावर में रहना है तो आपको कुछ नेस्टी चीजें करनी पड़ेगी। वो अलग बात है कि आपका पीआर होना चाहिए, मतलब लोग आपको पॉजिटिवली देखे, लोग आपको अच्छा समझे, लेकिन अंडर द हुड आपको कुछ बहुत ही नेगेटिव चीजें करनी पड़ेगी अगर आपको पावर में रहना है तो। सो एक स्कूल ऑफ थॉट है जो इस चीज को बिलीव करता है, मैशियावेलियन फिलॉसफी जिसको कहते हैं। बट देन इस फिलॉसफी को बहुत से लोगों ने चैलेंज भी किया और उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट और ऑल्ट्रुइज्म यानी अच्छाई के बल पर भी एक राजा या एक सुपर पावर में रह सकता है। आप इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट में से कौन से स्कूल ऑफ थॉट में बिलीव करते हो? नीचे कमेंट्स में बताना। आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन। और हाँ फ्रेंड्स, बिफोर वी गो, अगर आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके अपने बिजनेस के हर एस्पेक्ट को सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट Odoo, स्पेशली उनका साइन ऐप फॉर साइनिंग डॉक्यूमेंट्स इन जस्ट वन क्लिक। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।